नमस्कार, छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। बड़ी खबर, ताजा खबर उज्जैन से, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में फिर 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 21 संक्रमितों में से उज्जैन के 19, महिदपुर के 2। जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 525 पहुंच चुकी है। हालांकि अब तक 51 लोगों की मौत की भी खबर है। उज्जैन में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में फिर से 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 21 संक्रमितों में से उज्जैन के 19 हैं, महिदपुर के 2। जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है 525 के पास पहुंच चुकी है। अब तक 51 मौत हुई है। और बात ग्वालियर की। ग्वालियर में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जीआरएमसी से मिली रिपोर्ट में पुष्टि हुई। अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 98 हो चुकी है। 36 मरीज ठीक होकर घर लौटे। 60 मरीजों का जया रोग में इलाज चल रहा है। 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। तो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जो है 98 पहुंच चुका है, यानी करीब 100 के पास पहुंच चुका है। 36 मरीज ठीक हुए हैं। 60 मरीजों का जया रोग में इलाज चल रहा है। 2 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 6,262 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 3,297 ठीक हुए। 273 की मौत हुई। इंदौर में 2,850 पॉजिटिव केस सामने आए। 109 की मौत हुई है। 1,382 मरीज ठीक होकर घर लौटे। उज्जैन में 525 पॉजिटिव केस हैं। 51 की मौत। 231 मरीज ठीक होकर लौटे हैं। जबलपुर में 194 आंकड़ा पहुंच चुका है और 9 की मौत हुई है। 116 मरीज स्वस्थ हैं। भोपाल में, राजधानी में 1197 आंकड़ा पहुंच चुका है। 40 की मौत हुई है। 777 मरीज स्वस्थ हैं। ग्वालियर में यह आंकड़ा करीब 100 के पास पहुंच चुका है। 98 पॉजिटिव केस हैं। 2 की मौत। 36 मरीज ठीक हुए। और बात ट्रेनों की। 30 एसी स्पेशल ट्रेनों के दिशा निर्देश में 4 बड़े बदलाव हुए। 30 दिन पहले हो सकेगी टिकट की एडवांस बुकिंग। और पहले ये दायरा और ज्यादा था, 2, 3, 4 महीने तक आप बुक कर सकते थे, लेकिन अब ये दायरा सिमट कर 1 महीने तक कर दिया गया है। इन ट्रेनों में भी आरएसी और वेटिंग लिस्ट टिकट जारी किए जाएंगे। वेटिंग लिस्ट वाले यात्री यात्रा नहीं कर पाएंगे। हालांकि पहले छूट थी, लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशंस हैं। ट्रेन के छूटने से 4 घंटा पहले चार्ट बनेगा। इन ट्रेनों का काउंटर टिकट भी बुक हो सकेगा। पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, IRCTC से भी टिकट बुक हो सकेगी। और ये बदलाव 31 मई से चलने वाली एसी स्पेशल ट्रेनों के लिए है। तत्काल टिकट की बुकिंग पहले की तरह नहीं होगी। इंजीनियर्स मजदूरों को पास जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। शिवराज सरकार ने कलेक्टर्स को निर्देश दिया। सरकारी निर्माण कार्यों के लिए पास जारी हो। निर्माण कार्यों में लगे वाहनों को भी पास जारी हो। कंटेनमेंट एरिया से इंजीनियर मजदूर निर्माण कार्य नहीं कर पाएंगे। निर्माण कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। सरकार ने निर्माण कार्य शुरू करने को मंजूरी दे दी है। शिवराज सरकार ने ग्रीन टू ग्रीन जिलों में जाने को फ्री कर दिया है। 25 मई से ग्रीन जोन के जिलों में बसें चलने लगेंगी। अगर ग्रीन से ग्रीन जोन के जिले में बसें जाएंगी, पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक जिले से दूसरे जिले जो ग्रीन जोन में हैं और बीच में रेड जोन पड़ रहा है, तो बसों को रोका नहीं जाएगा। उदाहरण दिया विदिशा और सीहोर का। ये पूरा खोल दिया है मध्य प्रदेश। इसके बाद ये अपने वाहन से ग्रीन में जाएंगे तो किसी पास की जरूरत नहीं। ये लगातार शिकायत आ रही थी कि ग्रीन से ग्रीन में जाने पर भी वहाँ बाहर रोकते हैं और पास मांगते हैं। तो आपके माध्यम से सब तक पहुँच जाए। ग्रीन टू ग्रीन फ्री हो गया है।
ग्रीन तो ग्रीन के बीच में रेड पड़ रहा है, जैसे विदिशा वाला सीहोर जाए तो भी पास की जरूरत नहीं है, वो सीहोर जाएगा। हाईवे पे अगर है, मतलब जो रूट है उस पे है, तो कोई पास की आवश्यकता नहीं है। रेड से ग्रीन में जाने के लिए और ग्रीन से रेड में जाने के लिए पास लगेगा अभी। इसी तरह से 25 तारीख के बाद में ग्रीन टू ग्रीन बस परिवहन चलाने पर भी विचार होगा। अभी 3 दिन उस बस परिवहन को इंतजार करना पड़ेगा। शराब ठेकेदारों पर अब शिवराज सरकार सख्त हो चुकी है। शराब दुकान नहीं खोलने पर लाइसेंस फीस सरकार जब्त करेगी। शराब ठेकेदारों को दुकान खोलने के लिए ठेकेदारों को 27 मई तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इस मामले में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने सीएम शिवराज को रिपोर्ट सौंप दी है। साथ ही छोटे समूह और एकल दुकान के तौर पर नीलामी का फैसला लिया गया है। सहमति देंगे 27 तक। उनको शासन का राजस्व सुरक्षित रखते हुए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जो हमने आज दिया है। जो ठेकेदार विकल्प हम जो दे रहे हैं वो या पूर्व नीति के अनुसार राशि दे नहीं करेंगे या दुकान का संचालन नहीं करेंगे, उनकी धरोहर राशि जमा की जाएगी, राजसात करके, और वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। और बात श्रम सिद्धि योजना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम सिद्धि योजना का आगाज किया। इस प्रोग्राम के तहत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के सरपंचों और मजदूरों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक भाइयों के कल्याण हमारा संकल्प है। अपने मजदूर भाइयों को रोजगार देने के लिए आज से श्रम सिद्धि योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें कुशल, अकुशल, अर्धकुशल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कर उनकी योग्यता के मुताबिक काम दिया जाएगा। श्रम सिद्धि अभियान नाम दिया हमने इसका, श्रम सिद्धि। श्रम सिद्धि जिनको श्रम मजदूरी प्राप्त होगी, काम प्राप्त होगा, ये सबके जॉब कार्ड बनाना है सरपंच साथियों, ताकि कम से कम मनरेगा की मजदूरी तो मिल जाए। सर्वे का काम घर घर शुरू हो रहा है। जो हमारा अमला है वो सर्वे के काम में लगेगा। पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन मतलब सखियां, और ये घर घर में जाके सर्वे करेंगे। मध्य प्रदेश में चल रही बंगला पॉलिटिक्स के मामले में मोदी सरकार के राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का अजीबोगरीब बयान सामने आया। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का कहना है कि अगर कोई नाजायज तरीके से कब्जा करेगा और बार बार समझाने के बाद बंगला खाली नहीं करता तो उसका सामान घर के बाहर फेंक दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल में पूर्व मंत्रियों के बंगले खाली करवाने के सवाल पर मंत्री जी गोलमोल बातें करते नजर आए। कोई अवैध तरीके से कोई कब्जा करेगा तो उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, नहीं तो चौथे बार उसको घर से सामान बाहर रख देंगे। भैया जाओ सरकारी बंगला खाली करो, नहीं तो फिर मार्केट रेट में आपको रेंट देना पड़ेगा, उतना चार्ज कर देंगे। ये नियम है, इसलिए कोई ज्यादा विषय नहीं है इसमें। क्यों तुम पीछे पड़े हो? और ये कोई मुद्दा नहीं। भाई कमरा खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। देखिए बेदखली का ऐसा कभी होता नहीं कि बेदखली का नोटिस दिया जाता है, कोई ऐसा नहीं। देखिए बेदखली तब किया जाता है कि आदमी हठधर्मी करे कि नहीं मेरे को नहीं हटना है, मेरे को इसी बंगले में रहना है। इधर कांग्रेस ने सिंधिया के प्रभाव वाले जिलों की जिला इकाइयों को भंग कर दिया। जिन इकाइयों को भंग किया गया है उनमें गुना ग्रामीण, गुना शहर, श्योपुर, शिवपुरी, विदिशा और अशोकनगर शामिल हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश के बाद इन इकाइयों को भंग किया गया। साथ ही पीसीसी ने नई कार्यकारिणी के गठन के निर्देश दिए। इन जिलों में सिंधिया समर्थकों का दबदबा था, इसे खत्म करने की कोशिश है। तो
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है और ताजा खबर यह है कि कांग्रेस ने सिंधिया के प्रभाव वाले जिलों की जिला इकाइयों को भंग कर दिया है और जिन इकाइयों को भंग किया गया है उनमें गुना ग्रामीण, गुना शहर, श्योपुर, शिवपुरी, विदिशा और अशोकनगर शामिल हैं। प्रदेश में बिजली बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर 3 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की। उद्योगों को भी बिजली बिल में राहत देने की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर फिक्स चार्ज से लेकर न्यूनतम यूनिट चार्ज, लाइन लॉस चार्ज और दूसरे चार्ज में छूट देने की मांग की। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ना तो लोगों को बिजली सही ढंग से मिल रही है, ना उद्योगों को। ऐसे में सरकार क्या कर रही है, ये बताना चाहिए। वहीं श्रमिक मजदूरों के पैदल लौटने पर भी सरकार को कांग्रेस पार्टी ने घेरा। 1700-2700 आ रहे हैं बगैर रीडिंग के। इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में 2 महीने से किसी का कोई काम नहीं है, पैसे हैं नहीं, लेकिन बिजली के बिल उनके बड़े बड़े आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आदमी आज भी पैदल चल रहा है, कल रात को 11 बजे तेलंगाना से चल के 4 दिन बाद यहाँ पर लोग आए, पैदल जा रहे थे, होशंगाबाद के थे, मध्य प्रदेश के ही थे। फिर उनकी मंदिर में मैंने व्यवस्था करवाई रुकने की, हबीबगंज पे, वहाँ रुके हैं। ये हालत है प्रवासी मजदूरों की, न खाना मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है, और आज भी पैदल भी चल रहे हैं और कोई व्यवस्था नहीं हो रही। और मुख्यमंत्री क्लेम करते हैं कि हमने सब व्यवस्था करा दी। कभी कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे प्रभुराम चौधरी ने मंत्रिमंडल विस्तार और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। चौधरी ने कहा कि सिंधिया ने जब जनता और गरीबों की आवाज उठाई तो उनकी आवाज को कांग्रेस ने दबाने की कोशिश की। उसी के चलते चुनाव की फिर से नौबत आई। उपचुनाव में जनता कांग्रेस को जरूर इसका जवाब देगी। पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हैं, आपके जो पुराने सहयोगी थे, मसलन अगर हम बात करें दिग्विजय सिंह की, वो सार्वजनिक तौर से ये बातें कह रहे हैं जनता से कि आप लोगों को हराइए और आप लोगों की हार होगी। कमलनाथ जी भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि कोई बड़ी डील हुई थी आप लोगों की, इस वजह से आप लोग गए हैं। ये जो भी आरोप है पूरी तरह से निराधार है, मैंने आपको बताया है, और जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझती है। जब किसानों की बात सिंधिया जी ने उठाई, जब कर्मचारियों की बात सिंधिया जी ने उठाई, जो वचन में दिए गए थे उनकी बात उठाई गई, तो उनसे कहा गया कि सड़क पर उतर जाइए। तो इस तरीके से जो उपेक्षा की गई और जनता की मांगों को जो अनदेखा किया गया है, इसके कारण ही मतलब ये नौबत आई कि जो आज उपचुनाव हो रहा है। तो यह है प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री हैं, जिनका कहना यह है कि जो स्थितियां बनी हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं वो सारी बातें रहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिनमें लगातार सिंधिया जी के खिलाफ सवाल उठे, उनका अपमान किया गया। और जहां तक बात आरोपों की है कांग्रेस नेताओं के कोई डील हुई है, तो ये बातें निराधार हैं और जनता अब उपचुनाव में अपना फैसला सुना देगी कि वो आखिरकार किसकी तरफ है। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। नरसिंहपुर में गोटे गांव विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के गुमशुदा होने का पोस्टर लगाया गया। बीजेपी के मुताबिक वैश्विक महामारी चल रही है, इलाके से कांग्रेस के नेता गायब हैं। नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने एनपी प्रजापति को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। जालम सिंह ने राहुल गांधी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी अपने तरकश के तीर छोड़े। परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था पर एमपी बोर्ड का निर्देश आया है। कंटेनमेंट जोन के परीक्षा केंद्रों को स्थानांतरित करें। एमपी बोर्ड को जानकारी दें। जिला कलेक्टर परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया जाए। परीक्षा केंद्रों पर सभी के लिए मास्क जरूरी होगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। स्थानांतरित केंद्रों की जानकारी छात्रों को देनी होगी। छात्र छात्राओं के परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। तो 9 से 15 जून तक आपको बता दें 12वीं बोर्ड का एग्जाम है और ऐसे में उसके लिए एक गाइडलाइन, सभी केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए। परीक्षा केंद्रों के लिए एमपी बोर्ड का निर्देश। सरकार ने शराब ठेकेदारों को मोहलत दे दी है। 24 मई तक शराब दुकानें खोलने की मोहलत मिली है। सरकार ने 2 दिन की मोहलत दी है। 24 मई के बाद सरकार
फैसला लेगी। 22 मई तक फैसला होना था। शराब ठेकेदारों के लाइसेंस, फीस जब्त करने और नए ठेके की नीलामी करने का फैसला। प्रवासी मजदूरों के दर्द की दास्तां जितनी कहें उतनी कम है। जिस गृहस्थी को बड़ी उम्मीद से उसने परदेश में बसाया था, उसी गृहस्थी को अपने ही हाथों से उजाड़कर उसे घर वापसी का रास्ता तय करना पड़ रहा है। पन्ना में सड़क किनारे बिखरा पड़ा गृहस्थी का ये सामान उन 35 मजदूरों का है जो देश के विकास में नींव की ईंट की तरह गुमनाम रह जाते हैं। इन प्रवासी मजदूरों के हाथों ने दूसरों के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, लेकिन आज इनके हिस्से में ये बेबसी और लाचारी ही आई। हरियाणा के पंचकुला में मजदूरी करने वाले इन लोगों ने बड़ी उम्मीद से मेहनत की कमाई जोड़ गृहस्थी बसाई थी, लेकिन कोरोना संकट ने एक झटके में सब तबाह कर दिया। मजदूरी मिलना जब सपनों सा हो गया, तब इन्होंने दूसरों के लिए बड़े बड़े शानदार इमारतें बनाने वाले अपने ही हाथों से अपने छोटे छोटे बेतरतीब से आशियानों को उजाड़ा और घर वापसी का दर्द भरा सफर शुरू हो गया। यहाँ भी उन पर हमेशा हंसने वाली उनकी किस्मत ने हंसी ठिठोली नहीं छोड़ी। पसीना सुखाकर कमाई गई पाई पाई को जोड़ा और जब ये जोड़ 1 लाख रुपए तक पहुंचा, तब जाकर बस मयस्सर हुई। हम लोग मजदूर आदमी ने अपने से किराया जोड़ करके बस करके अपने आए यहाँ तक। कितने रुपए दिए आपने बस? 1 लाख रुपए दिया सर जी। कितने लोग आए उसमें? उसमें 35 आदमी आए सर जी। कितने रुपए आपने दिए? 1 लाख रुपए। सरकार ने नहीं दिया? नहीं सर, ये हम लोगों ने जोड़ करके दिए 35 आदमी। लॉकडाउन की वजह से अब सामानों की वहाँ व्यवस्था नहीं थी, बोल रहे थे कि आने को नहीं मिलेगा दोबारा, इसलिए हम सर अपना सामान लेते साथ में आए। अपने सपनों को परदेश छोड़ घर वापस लौट रहे मजदूरों ने कभी नहीं सोचा था कि कभी अपने देश ऐसे भी लौटना पड़ेगा। समय, किस्मत और कोरोना के मारे इन मजदूरों का हौसला देखिए। इन्हें उम्मीद है कि वो अपने देश में किसी तरह, किसी हाल में खुद का और बच्चों का पेट पाल लेंगे। अब जिम्मेदारी हमारी है। अब वो वक्त आ गया है कि हम इनका हौसला ना टूटने दें, इनकी उम्मीद ना मरने दें। न्यूज़ 18 के लिए पन्ना से संजय तिवारी की रिपोर्ट। और देखिए, देश में कोरोना को लेकर तरह तरह के सवाल हैं, कंफ्यूजन है। इसे लेकर ही न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब देते हैं। अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए ये जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े मेरठ के जाने माने डॉक्टर वीरोत्तम तोमर, जिन्होंने दर्शकों के कोरोना वायरस से संबंधित सवालों के जवाब दिए और उनका समाधान बताया। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पुष्कर से सुनीता शर्मा बोल रही हूँ और मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या विटामिन सी खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और क्या इससे कोरोना से बचा जा सकता है? मेरा नाम श्याम है और मैं मधुबनी बिहार से हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ ये कोविड-19 में अगर विटामिन सी का क्या रोल है, क्या विटामिन सी लेने से कोरोना की बीमारी में कुछ फ़ायदा होता है? डॉक्टर साहब, मेरा नाम दीपक कुमार राठौर है। ये अभी कोरोना वायरस की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। क्या विटामिन सी के सेवन करने से इसका कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, मेरा नाम सुमित कुमार है। देश में अभी कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्या विटामिन सी की गोली खाने से हम इससे बचे जा सकते हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या विटामिन सी खाने से कोरोना की बीमारी नहीं होती है? मैं नोएडा से श्रेया बोल रही हूँ। मेरा सवाल है कि क्या कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी खाना चाहिए? तो विटामिन सी हमारी शरीर में जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, उसको मजबूत करता है और उसको अगर हम रोजाना लेते हैं किसी भी रूप में, फलों और सब्जियों के रूप में, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और किसी भी वायरस या अन्य बीमारियों के लिए भी ये हमारा खतरा कम हो जाता है। तो ये देखा गया है कि विटामिन सी अभी चाइना में एक स्टडी के अंदर, जिसमें कि इंजेक्शन के तौर पर विटामिन सी दिया गया कोरोना बीमारी में, उनमें मैकेनिकल वेंटिलेटर्स पर जो उसकी आयु, उसमें जो समय था वो 18% तक कम हुआ। हालांकि इसके बहुत अभी सही निष्कर्ष नहीं निकल पाए हैं और जो मुंह से जो विटामिन सी दिया जाता है उसकी अभी कोई वैल्यू कोरोना के संक्रमण के इलाज में नहीं है। परंतु हम यह जरूर रिकमेंड करते हैं कि हमें विटामिन सी
हमें रोजाना प्रतिदिन अपने भोजन में शामिल रखना चाहिए। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।